वी हैव डिस्कस इनफाइनाइट सीरीज। आज हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे। ये इस मॉड्यूल नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 15 to 20 मार्क्स में आता है। सब लोग ध्यान से इसको समझें एक बार। इनफाइनाइट सीरीज है क्या? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un nth टर्म एक सीरीज है जिसके अंदर nth टर्म है और n को हम आगे भी अगर टेंस कराएं तो ये इन्फिनिटी तक चली जाती है। इसे हम समीशन un की फॉर्म में लिख सकते हैं। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखने से u1 आएगा प्लस u2 आएगा प्लस u3 आएगा प्लस u4 आएगा प्लस un आएगा। यहाँ पर जो u1 है वो सीरीज की फर्स्ट टर्म कहलाती है, u2 सेकेंड टर्म कहलाती है, u3 थर्ड टर्म कहलाती है एंड un nth टर्म कहलाती है। हमें इस सीरीज की जो इनफाइनाइट सीरीज आपको दी गई है, हमें इसकी नेचर को चेक करना है कि इसकी नेचर किस तरीके की है। नेचर जो सीरीज की है वो 3 तरीके की होती है। वो कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है और ऑक्सीलेटरी हो सकती है। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की जो नेचर है वो बस 3 ही तरीके से हो सकती है, या तो वो कन्वर्जेंट होगी, या तो वो डाइवर्जेंट होगी, या तो वो ऑक्सीलेटरी होगी। तीनों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है और ऑक्सीलेटरी क्या है, तीनों सीरीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा जब हमने सीक्वेंस को पढ़ा था। क्योंकि जो un है वो एक फर्स्ट टर्म है। अगर किसी सीक्वेंस में देखें वो un की फॉर्म में होती है, लेकिन जब सीक्वेंस की nth टर्म को प्लस कर दिया जाता है तो एक इनफाइनाइट सीरीज जनरेट हो जाती है। सीक्वेंस की टर्म्स अलग अलग होती हैं, उसमें सम नहीं होता, लेकिन जब सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस कर दिया जाता है तो एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। हमें इसकी नेचर को चेक करना है। नेचर चेक करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन जो हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी हमारी इनफाइनाइट सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकती है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकती है। 2 तरीके की सीरीज हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि सीरीज अगर आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है उसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, थर्ड और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, फोर्थ और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होना चाहिए। अगर वो कॉमन होता है तो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में होती है। अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो कॉमन हो जाता है तो ऐसी सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी कहा जाता है। मान लीजिए हमारी सीरीज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें लेना पड़ेगा उसका पार्शियल सम। पार्शियल सम क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि हमारी सीरीज इनफाइनाइट है, बट अगर हम फर्स्ट nth टर्म को ऐड कर दें तो ये हमारा पार्शियल सम कहलाता है। तो Sn हमने पार्शियल सम कहा है। पार्शियल सम हमारे पास क्या है? un प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर उसकी लिमिट निकाली जाए, वो लिमिट अगर फाइनाइट होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और वो अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है सीरीज जिसका कॉमन रेशियो इक्वल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज दी पार्शियल सम। फिर से पार्शियल सम कोई ले रहे हैं, अगर वो फाइनाइट है तो फाइनाइट के साथ साथ भी वो कन्वर्जेंसी उसकी चेक नहीं करता, कॉमन रेशियो r के ऊपर उसका कन्वर्जेंसी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका जो कॉमन रेशियो r है वो लेस देन 1 हो जाता है, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सीरीज आने वाली है वो केवल पार्शियल सम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसका फाइनाइट होना जरूरी है। अगर इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर वो फाइनाइट होता है तो तब भी 2 कंडीशन बन के आती हैं। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन हमारी स्टूडेंट प्रॉब्लम ये है कि सारी सीरीज ना तो एपी में हो सकती है और ना जीपी में हो सकती है। हमें 12th क्लास में 11th क्लास में जो एपी और जीपी दिए गए हैं वो कुछ स्टैंडर्ड थी, और स्टैंडर्ड को आप देख लेते थे कि कॉमन रेशियो या फिर डिफरेंस इक्वल आने से एपी और जीपी में कन्वर्ट हो जाती थी, तो हम उसके पार्शियल सम के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम ये है सारी सीरीज एपी और जीपी में नहीं होंगी। तब जब सारी सीरीज एपी और जीपी में नहीं होंगी, इनसे अदर देन भी सीरीज की हमें नेचर को चेक करना है, तब हमारे पास एक थ्योरम आती है जो बहुत ही स्टैंडर्ड थ्योरम है। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ने अपनी थ्योरम में क्या कहा
कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर इन्फिनिटी आ गया तो सीरीज इज डेफिनेटली डाइवर्जेंट। अगर मान लीजिए un, चूंकि हम पार्सल सम नहीं निकाल पा रहे हैं, पार्सल सम एपी और जीपी का ही निकाला जा सकता है, और चूंकि पार्सल सम हमारे पास एपी और जीपी का निकाला जा सकता है बट हमारे पास सम आ नहीं रहा है, तो अब हमने un मतलब nth टर्म पे काम करना स्टार्ट किया है। जो सीरीज की nth टर्म है अब हम उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एपी और जीपी का ही सम मिलता है, बाकी सीरीज का सम आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए हमने ये समझा कि अगर un की नेचर चेक कर ली जाए तो पूरी सीरीज की नेचर भी हमें पता चल सकती है। इसलिए एक फंडामेंटल थ्योरम आई कि अगर un मतलब nth टर्म ऑफ द सीरीज, अगर un की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ जाती है द सीरीज इज डेफिनेटली डाइवर्जेंट। बट अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी के बराबर नहीं आई, मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन, एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम इसकी nth टर्म को देखें तो un इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n की फॉर्म में है। अगर मैं n को इन्फिनिटी टेंस करा दूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/∞ मतलब 1/∞ हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर इन्फिनिटी होगा, 1/∞ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अभी हम नहीं बता सकते फंडामेंटल थ्योरम से, क्योंकि अगर इन्फिनिटी आता है वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट होती है, लेकिन अगर इन्फिनिटी नहीं आता तो मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो ये थ्योरम अभी नहीं बता पा रही है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी आ जाता तो हम डाइवर्जेंट कह देते। लेकिन अगर इसी में मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को चेक करूं, यहाँ पे 1/3 की पावर 2 1/3 की पावर 3, तो यहाँ पे देखें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कॉमन रेशियो r है, r 1/3 है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 ये बता रहा है कि जब भी वो लेस देन 1 हो जाएगा सीरीज कन्वर्जेंट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मैं इसको बता सकता हूँ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। लेकिन सारी सीरीज मैंने आपको बताया कि वो कन्वर्जेंट भी नहीं होंगी और सारी सीरीज डाइवर्जेंट मतलब एपी और जीपी नहीं होंगी, तो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम केवल इतना ही बताएगी कि अगर इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट है, अगर इन्फिनिटी नहीं आया तो मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट। क्योंकि वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो सकती है तो हम किसी अनदर टेस्ट पे चलते हैं। एक अगला टेस्ट है ऑक्सिलरी सीरीज, इसे पी टेस्ट भी कहा जाता है, इसे हम पी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये पी टेस्ट क्या बता रहा है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपकी सीरीज समीशन 1/n की पावर p, आपकी सीरीज समीशन 1/n की पावर p की फॉर्म में है। इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट, p इज ग्रेटर देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर 1/n की पावर p मतलब सीरीज मान लीजिए 1/3 की पावर 0 1/3 की पावर 1 1/3 की पावर 2 1/3 की पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। मान लीजिए आपकी सीरीज ये है, अभी हमने इससे पहले सीरीज को लिखा था। n हमारे पास मान लीजिए 3 है, p हमारे पास चेंज हो रहा है बार बार, हम नहीं बता पा रहे हैं, p के ऊपर ही डिपेंड करता है। p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज इससे नहीं हो सकती, इसे हमें जीपी से करना पड़ेगा। बट इसी सीरीज को अगर दूसरी फॉर्म में लिखूं, मान लीजिए 1/n की पावर 2 1/2 की पावर 2 1/3 की पावर 2 1/4 की पावर 2 प्लस अप टू एंड सो। तो यहाँ पे देखिए तो बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब n है, तो सीरीज हो गई है समीशन 1/n²। तो चूंकि इस फॉर्म में है तो p के ऊपर डिपेंड करेगा, वेयर p इक्वल्स टू हम देख रहे हैं 2 है, और 2 हमने कहा ग्रेटर देन 1 पे, ग्रेटर देन चूंकि 1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो ऐसे हम ऑक्सिलरी सीरीज या पी टेस्ट लगा करके कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 1/n की पावर 3 टू दी पावर 2, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 दूंगा तो सीरीज बन जाएगी। क्योंकि 3/2 को मैं देखूं तो p इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है, 3/2 ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 पे वो कन्वर्जेंट देता है। एक और सीरीज है 1/n की पावर 1/2, 1/2 में मैं देखूं तो p इक्वल्स टू 1/2 हो गया है, 1/2 लेस देन 1 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ऐसे हम पी टेस्ट से बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट आती है और कब डाइवर्जेंट आती है।
लेकिन हमारी प्रॉब्लम अब ये है, हर जगह पे ऑक्सिलरी सीरीज भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हर क्वेश्चन समीशन 1/n की पावर p की फॉर्म में आपको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब हमें किसी और टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो उससे आगे हमने एक और टेस्ट पढ़ा जिसे हम कहते हैं रेशियो टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। रेशियो टेस्ट ने क्या कहा, पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज है, सीरीज इफ लिमिट n टेंड्स टू un/vn इन्फिनिटी पर फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। स्टूडेंट इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज un है जो पॉजिटिव टर्म्स की है। पॉजिटिव टर्म मतलब सारी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें कोई भी टर्म नेगेटिव ना आए। इसी में से मुझे टेकन करना है एक vn, इसी में से मैं एक vn निकालूंगा। इसी un का पार्ट होता है ये vn, इसमें से मैंने एक vn निकाल दिया, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास un इक्वल्स टू 1/3 की n की पावर 3/2 था। तो ये तो समीशन 1/n की पावर p की फॉर्म में है, ऑक्सिलरी सीरीज है। लेकिन अगर इसके साथ साथ इसमें n+1 भी आ जाए तो अब ये इस फॉर्म में नहीं रहा। अब un में से मैं vn एक उठाऊंगा, जिसको मैं अलग से ये कह रहा हूं। तो एक ही सीरीज के अंदर दो सीरीज, एक से ज्यादा सीरीज मिलकर के बनी हुई है, जिससे हम देख सकते हैं कि वो इस फॉर्म में आया। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक vn उठाना होगा। vn उठाने का तरीका है कि यहां पर भी एक fn का फंक्शन होगा, यहां भी एक n का फंक्शन होगा। इसकी जो डिग्री है n की, इसमें से जो डिग्री है n की, नीचे की डिग्री में से ऊपर की डिग्री को माइनस कर देते हैं, vn निकल के आ जाता है। मतलब vn बराबर 1/n की पावर डिग्री ऑफ g माइनस डिग्री ऑफ f। दोनों की डिग्री पता कर लेते हैं, तो यहां से 1/n की पावर g माइनस f आ जाता है, जिसे हमने जो ये g माइनस f है इसको हमने p का नाम दे दिया है। स्टूडेंट यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये हमारे पास n की पावर p में मिल रहा है, तो अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो पूरी सीरीज ही कन्वर्जेंट हो जाती है, और ये डाइवर्जेंट हुआ तो पूरी सीरीज ही डाइवर्जेंट हो जाती है। लेकिन अगर हमने ये vn लिया है, तो अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो vn को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1/n की पावर 1 है, और vn को मैं ये भी कह सकता हूं कि 1/n² है। अब मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि 3/2 के लिए 1 सही है या 2 सही है, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं। जब उसको जस्टिफिकेशन हमें देना होगा तो मुझे ये डेफिनेशन करके दिखानी होगी। इसका मतलब ये है कि ये सही बता पाएगा मुझे कि जब मैं लिमिट निकालूंगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un/vn की, जब मैं un/vn की लिमिट निकालूंगा तो वो लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर वो फाइनाइट और नॉन जीरो है तो तब मेरा जो vn है वो बिल्कुल सही निकल के आता है। अगर ये मैंने बड़ी पावर ले ली तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अगर ये मैंने छोटी पावर ले ली तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये vn मैंने सही निकाला है, वो तभी जस्टिफिकेशन होगा जब मैं इसकी वैल्यू को फाइनाइट और नॉन जीरो दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम हमारे पास है, अगर हमने vn गलत चूज कर लिया तो तब हम उस प्रॉब्लम को नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि 2/1 प्लस 3/4 प्लस 4/9 प्लस अप टू एंड सो ऑन। स्टूडेंट अगर हम इसका un देखें तो un को समझिए एक बार, 2, 3, 4 अपने आप ही AP में है। फर्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट टर्म चूंकि 2 से है तो n+1 होना चाहिए। नीचे 1, 2, 1, 4, 9 है। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये n का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है। अगर ये n+1 नहीं होता तब तो वो ऑक्सिलरी थी, लेकिन अगर वो ऑक्सिलरी नहीं है, वो इस तरीके से आई है, तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक टेकिंग करना पड़ेगा vn। और मैं vn कैसे निकालूंगा, आसान सा तरीका है बिल्कुल, 1/n की पावर, n की पावर हम लेंगे डिग्री ऑफ दिस फंक्शन, डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज 2, डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज 1, दैट इज 1/n की पावर 1। अब ये मैंने 1 सही निकाला, मतलब p इक्वल्स टू मेरे पास 1 आ गया, ये सही निकाला, इसका मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि p इक्वल्स टू 1 पर मैंने ये कहा कि सीरीज डाइवर्जेंट होती है, इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। बट ये सही मैंने p इक्वल्स टू 1 निकाला है, इसका जस्टिफिकेशन कर देता हूँ। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल्स टू un इज n+1/n² इंटू vn। जब ये ऊपर जाएगा तो
तो ये n हो जाएगा। अब हम इसको देख रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, इसमें से मैंने n कॉमन निकाला तो n स्क्वायर 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा, और अपॉन में n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा। जब मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँगा 0 हो जाएगा, 1 आ रहा है, ना तो ये 0 है और ना ये इनफाइनाइट है। क्योंकि ये फाइनाइट और नॉन जीरो आ रहा है तो मेरा जस्टिफिकेशन हो रहा है p = 1 मैंने बिल्कुल सही निकाला है। इससे मैं कह सकता हूँ कि सीरीज डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी हमने क्या किया था कि अगर समीशन 1/n की पावर p में है तो हम p टेस्ट लगा देते हैं, लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा टर्म बनी, जैसे मान लीजिए n + 1/n स्क्वायर आ गया था, एक टर्म यहाँ पे भी आ रही थी, ये भी आ रही थी, दोनों डिवाइड हो रही थी, उससे मेरे पास मैंने एक राबिस टेस्ट लगाया जो मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा था। लेकिन अगर ये इससे भी ज्यादा मल्टीपल बन जाए, मेरा जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है वो बहुत सारी चीजों को मल्टीपल कर ले, बहुत सारी टर्म्स को मल्टीपल करके रखे, यानी कि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को मैं अप्लाई करूंगा। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट मुझे कहां पे अप्लाई करना है? जब मैं देखूंगा कि मेरे इस यूएन के अंदर n की कई बार मल्टीप्लिकेशन या फिर फैक्टोरियल में आ गया है, तो मैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करूंगा। क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब वो ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो यहाँ un/un+1 होने से ये un एक टर्म है, ये जस्ट उससे अगले वाली टर्म है, n की जगह n+1 रखा गया है, तो दोनों को डिवाइड करने से ये पार्ट छोटा हो जाता है, जिससे कि मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक बार समझते हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कह रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि 1 + 2/3 प्लस इंटू 1/4 प्लस 2 × 4/3 × 5 × 1/6 प्लस 2/3 × 4 × 6/3 × 5 × 7 1/8 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर टर्म्स ज्यादा मल्टीपल होने लगी हैं, यहाँ पर नंबर आपस में n की वैल्यू मल्टीपल होने लगी हैं। सबसे पहले तो मुझे इसके लिए यही पता करना है कि मेरा un क्या होना चाहिए, n टर्म क्या होनी चाहिए। n टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 × 4, यहाँ पे 2 × 4 × 6। आप 1 को छोड़ भी सकते हैं और 1 को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनफिनिट सीरीज है, इसकी नेचर होती है, कोई टर्म प्लस भी की जा सकती है, कोई माइनस भी की जा सकती है, सीरीज के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं फर्स्ट टर्म इसको मान लूं 2 × 1, 2 × 4, 2 × 4 × 6, यानी कि सबसे पहले में यहाँ 2 आया, फिर 2 × 4 आया, उसके बाद 2 × 4 × 6 है। मैंने देखा सब कुछ मल्टीपल होते जा रहा है। फर्स्ट टर्म में 2 है, अपने आप में ही जीपी बनी है, तो मैं अपने आप में ही एपी बनी है। अगर यहाँ देखूँ 2 4 6 आया, तो इसका मतलब ये है कि 2 4 6 nth में 2n आएगा, अपॉन में 3 × 5 3 × 5 × 6 × 7। तो इसका मतलब जो सीरीज यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है 3 5 7। फर्स्ट टर्म ये है, अपने आप में एपी बनी है, एपी का हम nth टर्म पता कर सकते हैं। तो जब मैं AP को देखूंगा तो A = 3 आया, D = 2 आया। nth टर्म पता करने का तरीका होता है A + n - 1 × D। तो अगर nth टर्म मुझे पता करनी है 3 + n - 1 × D, n - 1 × D, D मतलब 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 + 2n - 2, और ये हो जाएगा 2n + 1, यानी कि यहाँ पे 2n + 1 आना चाहिए। अब अगर इसको देखें तो 1 1 1 1 ही आ जा रहा है, अपॉन में 4 आया, 6 आया, 8 आया, 4 से स्टार्ट हो रहा है, एपी बनी है, फिर से 4 6 और 8 की एपी बनी है, 4 6 8, मतलब A = 4 है, D = 2 है। nth टर्म पता करनी है, 4 + n - 1, n - 1 × 2 हो जाएगा, तो ये 2n होगा, -2 मतलब +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2n + 2। तो स्टूडेंट ये हमने nth टर्म पता करने का तरीका निकाल लिया है, कैसे हमारी nth टर्म आती है। क्योंकि हम इसीलिए इसके अंदर ये डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। इससे पहले जो आपने देखा, कभी भी ऐसा नहीं आ रहा था कि nth टर्म इतनी बड़ी आ गई हो। अब उसको छोटा करने के लिए ही मैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट नहीं लग पा रहा है, ये छोटे टर्म में लगाया जाता है। तो अगर मैं इसकी un + 1 निकालना चाहूँ तो उसको देख लीजिए, un + 1 जस्ट इससे अगले वाली लिखनी है,
2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू एंड सो ऑन, ये 2n+2 हो जाएगा। और जस्ट इससे जो पहले आता है वो 2n ही आएगा, क्योंकि ये n+1 टर्म है, मैंने n की जगह n+1 रख दिया है और उससे पहली वाले टर्म ये है। इससे पहले अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ आपको तो वो 2n-2 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, पर मैंने दिखा दिया आपको। अगर हम इसको देखें तो नीचे भी हमें ये करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ये टर्म बन जाएगी 2n+3 होगी, और उससे जस्ट पहले वाली 2n+1 हो जाएगी। जस्ट मुझे इसमें भी रखना है तो 1 अपॉन ये हो जाएगा। जब इसमें n+1 रखूंगा तो n+1 रखने से ये 2n+4 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि टर्म बहुत बड़ी बन रही है इसीलिए हम ये रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1। तो un+1 मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1। un ये मेरा पूरा पार्ट है, तो जब मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n-2 और 2n तक, अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n+1 तक, और 1 अपॉन 2n+2, और मल्टीप्लाई में चूंकि ये पार्ट नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू एंड सो ऑन 2n और 2n+2, और ये पार्ट ऊपर जाना है तो 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू एंड सो ऑन 2n+1, 2n+3 और 2n+4, और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 2n और 2n+2। अब स्टूडेंट देखिए तो ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट केवल दोनों बच्चे रह जाएंगे, बाकी पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है वहाँ से। तो ये देखा जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये हो गया है, यहाँ से आ रहा है 1 अपॉन 2n+2, एक हमारे पास यहाँ से आ रहा है 2n+4, और यहाँ से आ रहा है 2n+2। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपको पता है, n कॉमन निकाल करके लिमिट निकाली जाती है। अब अगर ये लिमिट l आएगी, अगर ये लिमिट लेस देन 1 आई डाइवर्जेंट होगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 आई तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर 1 हो गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा राबीज टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट तभी लगाया जाता है जब हमारा यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि एल की वैल्यू 1 आ जाती है, तब हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज को चेक करने के लिए एपीजीपी कभी बनेगा नहीं, मुश्किल से ही बनता है। पहले फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम के